हैं आप सब। आज हम विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे और विज्ञान में क्या नया पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे जंतुओं और पौधों में परिवहन। और आज हम इसके 3 में से पहले भाग मनुष्य में रक्त परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। परिवहन 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि और वहन। बच्चों, विज्ञान में बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनकी अगर आप परिभाषा समझ लें तो आप आसानी से उनका मतलब जान सकते हैं। जैसे यहाँ शब्द है परि। परि का अर्थ है परिधि या चारों ओर। जैसे हम यहाँ से चलना स्टार्ट करें और पूरा चक्कर लगाते हुए वापस इसी जगह आ जाएं, तो इसे हम क्या कहेंगे? परि। क्या आप इसी तरह से और उदाहरण बता सकते हैं जिसमें परि शब्द आया हो? जैसे हम गणित में पढ़ते हैं परिमाप। परिमाप में क्या होता है? हम एक वस्तु के चारों ओर मापन करते हुए वापस उसी पॉइंट पर आ जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं परिमाप। और इसी तरह से एक शब्द है परिक्रमा। परिक्रमा में क्या होता है कि हम किसी पेड़ या मंदिर या मस्जिद के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और पृथ्वी भी तो सूर्य के चक्कर ही लगाती है ना। दूसरा शब्द है वहन। वहन का मतलब है गति या चलना। वहन से ही शब्द बना है वाहन। वाहन मतलब हमारी गाड़ी जो चल रही है। इस तरह से परिवहन का अर्थ हुआ कि गति करते हुए एक पॉइंट से स्टार्ट होगा और वापस गति करते हुए वापस उसी पॉइंट पे कोई वस्तु आ जाएगी। तो फटाफट मुझे कुछ गति के उदाहरण दे दीजिए, जैसे कार, बस, साइकिल, नदी। नदी, हाँ बच्चों, नदी में क्या चलता है? नदी नहीं चलती, नदी का पानी चलता है। नदी के पानी में होती है गति। तो क्या आप मुझे कुछ उदाहरण दे सकते हैं जो नदी के पानी की तरह हैं और हमारे शरीर में गति कर रहे हैं? हमारे शरीर में है खून, इसमें भी गति होती है। जैसे ही आपको चोट लगती है तो खून कितनी तेजी से बाहर निकलता है, और जिस प्रकार हमारे शरीर में खून है उसी प्रकार पौधों में होता है पौधों का रस। तो जंतुओं में खून और पौधों में रस मिलकर बनता है परिवहन तंत्र। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो परिवहन तंत्र पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि तंत्र क्या होता है। जब बहुत सारे अंग साथ मिलकर एक बड़ा काम करते हैं तो ऐसी व्यवस्था को हम तंत्र कहते हैं। ये देखिए इस चार्ट पर, यहाँ पर सबसे ऊपर ये हमारी खाल है जिसने हमारे शरीर की रक्षा कर रखी है, और इसको अगर हम हटा दें तो नीचे ये हमें पेशी तंत्र मिलता है। पेशियां क्या होती हैं? ये छोटे छोटे धागे साथ में मिलकर कोई काम कर रहे हैं। जैसे आप अपना हाथ ऐसे ले और अंगूठे से अगर इसको खींचे तो आपका पंजा ऊपर उठता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट पे जो धागे हैं वो खींचे और पंजा ऊपर उठा। और पेशी तंत्र के नीचे होता है हमारा कंकाल तंत्र, और इसी तंत्र से हमें आकार मिलता है। मनुष्य का अस्थि तंत्र या कंकाल तंत्र उसे मनुष्य का आकार देता है, कुत्ते का अस्थि तंत्र उसे कुत्ते का आकार देता है। और ये दोनों ने, अस्थि तंत्र ने और पेशी तंत्र ने, इसको सारे अंगों को चारों तरफ से घेर रखा है। अंग तंत्र क्या होते हैं? जैसे हमारा पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में हमारा खाना पचता है, या फिर हमारा श्वसन तंत्र जो हमें सांस लेने में मदद करता है, या फिर उत्सर्जन तंत्र जिससे हमारे शरीर के खराब पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। और इन सभी को चाहिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन, और ये कौन पहुंचाता है? ये पहुंचाता है हमारा परिवहन तंत्र जो कि प्रत्येक कोशिका तक पहुंचता है। आज हमको इसके बारे में पढ़ना है। और इन सब को कब क्या काम करना है, इसका आदेश कौन देता है? ये है हमारा तंत्रिका तंत्र या नाड़ी तंत्र। तो मानव का जो परिवहन तंत्र है वो 3 भागों से मिलकर बना है: हृदय, रुधिर वाहिनियां और रुधिर। तो सबसे पहले हम जानेंगे हृदय के बारे में। ये हमारे परिवहन तंत्र का मुख्य अंग है, और यह एक त्रिकोणनुमा मुट्ठी के आकार की पेशी संरचना है। ये हमारी मुट्ठी है ना, ये देखिए ऊपर से चौड़ी और नीचे से पतली, तो ये एक त्रिकोण आकार है।
और ये कहाँ होता है? ये देखिए, ये हमारा है वक्ष भाग यानी सीना। तो ऊपर खाल है और नीचे ये क्या हुआ? पसलियां। इंग्लिश में इसे कहते हैं रिब केज। अगर हम इस रिब केज को हटाएं तो हमें नीचे जो अंग मिलता है ये है हमारे फेफड़े यानी लंग्स। और लंग्स के नीचे ये देखिए, ये है हमारा हृदय यानी हार्ट। और ये जो आप छोटी छोटी नलियां इसे निकलते हुए देख रहे हैं ना, ये है रुधिर वाहिनियां। इन्हीं के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये वाहिनी पीछे से नीचे जा रही है, ये देखिए, और ये अंगों में जा रही हैं। ये देखिए हमारे शरीर में ये इस प्रकार धड़क रहा है यहाँ पर। अब हम देखते हैं हमारे हृदय को। हृदय एक मकान की तरह है जिसमें 4 कमरे हैं और चारों कमरे दरवाजों से जुड़े हुए हैं। ये दरवाजे या तो इस प्रकार हैं या इस प्रकार। जैसे हमारे घरों में दरवाजे होते हैं जो एक ही तरफ खुलते हैं, वैसे ही हृदय के दरवाजे या तो यूं ऊपर की तरफ या यूं नीचे की तरफ खुलते हैं। और एक बार जब ये खुल के बंद हो जाते हैं तो ये पीछे को नहीं खुल सकते, ये पीछे को नहीं खुल पाएंगे। ये देखिए, हृदय यहाँ से ये चौड़ा है और यहाँ से ये पतला है। ये त्रिकोण दिखा आपको, इसलिए हम इसको त्रिकोणाकार संरचना कहते हैं। हृदय मांसपेशियों का बना है और बाहर से ये इस प्रकार का दिखता है। और इसमें ये जो 4 कमरे हैं, ये देखिए, ये है पहला कमरा यानी कक्ष। कक्ष को हम चेम्बर्स कहते हैं इंग्लिश में। ये दूसरा कमरा, और ये जगह पर 2 कमरे होते हैं। हृदय से कुछ नलियां निकल रही हैं, इन नलियों को हम रुधिर वाहिनियां कहते हैं। ये वाली जो वाहिनी है ये ऊपर के सभी भागों से रुधिर लेकर इस पहले कक्ष में आती है, और ये नीचे के सभी अंगों से रुधिर लेकर ये पीछे होती 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 यहाँ इसी पहले कक्ष में रुधिर लेके आती है। इस वाहिनी को हम कहते हैं महाशिरा। ये ऊपर की वाहिनी है और ये नीचे की वाहिनी है। और जब रुधिर हृदय से जाता है सभी अंगों में, तो यहाँ से ये नीचे की ओर ये हृदय के पीछे पीछे जाएगा और यहाँ ये वाहिनी पीछे से निकलेगी। नीचे की ओर सारे अंगों को यहाँ से रक्त पहुँचता है और इधर से ऊपर के सभी अंगों को ये रक्त पहुँच जाएगा। तो इस वाहिनी को कहते हैं महाधमनी। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं एओर्टा, और इस महाशिरा को कहते हैं वेना कावा। अगर हम हृदय को एक सेब की तरह पकड़े और इस तरह लंबाई में काट दें तो आपको इसके चारों चेम्बर्स यानी कक्ष दिखेंगे। ये देखिए, ये है पहला कक्ष और ये दूसरा, और यहाँ पर 2 जो कक्ष बताए थे, एक ये और तीसरा ये। अगर हम इसमें इस तरह से एक लाइन डाल दें तो इस तरफ के भाग को हम कहेंगे राइट यानी दायां, और इस तरफ के भाग को हम कहेंगे लेफ्ट यानी बायां। तो अब ये जो फर्स्ट चेम्बर है ये बन गया हमारा दायां आलिंद। ऊपर के दोनों चेम्बर्स को हम आलिंद कहते हैं। तो ये फर्स्ट चेम्बर हुआ दायां आलिंद और ये हुआ बायां आलिंद, और ये थर्ड चेम्बर हुआ हमारा निलय। तो ये राइट साइड वाला हुआ दायां निलय और लेफ्ट साइड वाला हुआ बायां निलय। आलिंद को इंग्लिश में हम एट्रियम कहते हैं। क्या? एट्रियम। और निलय को इंग्लिश में हम वेंट्रिकल कहते हैं। वेंट्रिकल। अपना हाथ लीजिए और अपने सीने पर रखिए। यहाँ पर आपको क्या सुनाई पड़ा? धक 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 धक। ये क्या है? हमारा जो हृदय है वो इस तरह से संकुचित होता है यानी खिंचता है,
और इस तरह से फैलता है। तो इस तरह से खिंचाव को हम संकुचन और इस तरह के फैलाव को हम शिथिलन कहते हैं। और हृदय ये काम बार बार कर रहा है इस प्रकार, धक 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 धक। तो इस प्रकार के बार बार संकुचन और शिथिलन को क्या कहते हैं? धड़कन या फिर स्पंदन। ये देखिए हृदय धड़क रहा है ना, धक 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 धक। और ये हृदय हमारा एक मोटर की तरह काम करता है। जैसे आपने घरों में देखा होगा, जैसे ही हम मोटर को स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है? मोटर नीचे से पानी लेकर ऊपर टंकी में पहुंचाती है। उसी प्रकार हमारा हृदय भी हमारे शरीर को शरीर में खून ऊपर से नीचे और नीचे से खून को ऊपर पहुंचाता है। ये देखिए इस प्रकार से। और ये 1 मिनट में 72 बार पंप करता है। कितनी तेजी से काम कर रही है हमारे शरीर की ये मोटर। ये देखिए यहाँ पर शरीर में हृदय ने पंप किया और ये पूरे शरीर में रुधिर चला गया और वापस रुधिर हृदय में आ गया। एक यंत्र होता है, यंत्र यानी टूल, जिसको हम कहते हैं स्टेथोस्कोप। ये इस यंत्र को आपने जरूर देखा होगा। इसमें क्या होता है कि एक डॉक्टर अपने कानों में इसे लगाता है और यहाँ से आपके हृदय की वो आवाज सुनता है। तो वो क्या टेस्ट कर रहा है? वो हृदय के स्पंदन को देख रहा है। स्पंदन को इंग्लिश में कहते हैं हार्ट बीट। अगर हम हृदय को अंदर से देखें तो हमें ये स्पंदन की गति पता चलती है। यहाँ ये देखिए, ये क्या है? कपाट। अभी हमने डिस्कस किया था ना कि कपाट कैसे होते हैं, या तो ये ऊपर को खुलेंगे या तो ये नीचे को खुलेंगे। हृदय में 4 कक्ष हैं, यानी 4 कमरे हैं और चारों कक्ष आपस में इन दरवाजों से यानी कपाट से जुड़े हुए हैं। यहाँ देखिए, यहाँ हमको 3 कपाट दिख रहे हैं। इन कपाट से क्या होता है? हमारा शुद्ध खून और अशुद्ध खून अलग अलग रहता है। अशुद्ध खून इस पूरे एरिया में रहेगा और शुद्ध खून इस एरिया में रहेगा। उनकी मिक्सिंग नहीं होती, वो आपस में मिलते नहीं हैं। तो शुद्ध और अशुद्ध खून क्या होते हैं? जब हम सांस लेते हैं इस प्रकार, तो क्या होता है? वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन हमारे नाक के रास्ते होते हुए हमारे लंग्स तक यानी फेफड़ों तक पहुंचती है। और फेफड़ों के छोरों पे होते हैं छोटे छोटे गुब्बारे जैसे हवा के पैकेट। और ये छोटे छोटे गुब्बारे जैसी संरचना हमारे रक्त वाहिनियों से घिरी रहती है, यानी रक्त की नलियों से घिरी रहती है। ये देखिए यहाँ पर ये क्या है? ये गुब्बारे जैसी संरचना है जिसमें ये छोटे छोटे गोले क्या हैं? ऑक्सीजन। ये आ रहे हैं, जब हम सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन अंदर आ रही है। और यहाँ देखिए, यहाँ क्या होता है? जो नीले रंग का खून है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है, तो खून से कार्बन डाइऑक्साइड इसमें चली जाती है और हवा में जो ऑक्सीजन है वो हमारे खून में आ जाती है। इधर के खून में CO2 की मात्रा अधिक है और जब ये CO2 इससे निकल गई इस नलिका से और O2 इस नलिका में आ गई, तो इस तरफ के खून में O2 की मात्रा अधिक हो जाती है। तो जब खून में CO2 ज्यादा होती है तो ऐसे खून को अशुद्ध खून कहते हैं, और जब खून में O2 की मात्रा अधिक होती है तो ऐसे खून को हम शुद्ध खून कहते हैं। और हृदय में और फेफड़ों में ये अशुद्ध खून और शुद्ध खून अलग होते हैं। ये देखिए यहाँ पर जब फेफड़ों से खून हमारे शरीर में आता है या दूसरे अंगों से खून हमारे हृदय में आता है तो क्या होता है? ये ऊपर से सारे अंगों का खून इस महाधमनी में और नीचे से सारे अंगों का खून इस महाधमनी में इस पहले कक्ष में आ जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? दाया आलिंद। यहाँ पर जैसे ही ये खून आता है तो ये कमरे के जो दरवाजे हैं इनमें बड़ा दबाव पड़ता है और इस कमरे का सारा खून इस दरवाजे पर दबाव डालता है तो ये दरवाजा इस तरह खुल जाएगा।
इस कमरे का सारा खून नीचे वाले कमरे में पहुंच जाता है और ये दरवाजा दोबारा बंद हो जाता है। तो नीचे वाले कमरे से खून वापस ऊपर नहीं आता है और फिर हमारा हृदय क्या करता है, ऐसे जोर से संकुचित होगा। यहाँ देखिए ये दब गया, तो यहाँ से फिर सारा खून उसने फेफड़ों में पहुंचा दिया। फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई और ऑक्सीजन खून के अंदर आ गई। तो वहां से शुद्ध खून वापस इन बाएं आलिंद में आता है। ये यहाँ पीछे से आ रहा है, यहाँ पर आकर खून आ जाएगा। ये देखिए, ये जैसे ही खून आएगा ये चेम्बर भर जाएगा खून से और दरवाजे में पुनः जोर लगेगा और दरवाजे ऐसे खुल जाएंगे, जिसकी वजह से सारा खून इस नीचे वाले कमरे में पहुंच जाएगा और फिर हृदय जोर से संकुचित होता है। तो यहाँ से सारा खून इस महाधमनी में होता हुआ नीचे के अंगों में और यहाँ ऊपर के अंगों में पहुंच जाता है। अब हम जानते हैं रक्त के परिपथ के बारे में। परि मतलब जहां से स्टार्ट किया वापस घूम के उसी जगह। तो हम देखेंगे कि खून हमारा उसी जगह पहुंचा या नहीं। सभी अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कहाँ पहुंचता है? दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद यानी हृदय में पहुंच गया और हृदय से यहाँ दाएं आलिंद से पहुंचा दाएं निलय में। दाएं निलय से ये शुद्ध होने के लिए पहुंचा फेफड़ों में। फेफड़ों में ऑक्सीजन आ गई और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई नाक के रास्ते से। फिर शुद्ध खून हमारा फिर से हृदय में पहुंच गया दाएं बाएं आलिंद में और फिर बाएं निलय में और फिर यहाँ से हृदय ने पंप किया और सभी अंगों तक ये खून पहुंच जाता है। ये देखिए, इधर के भाग में किस चीज की अधिकता है? CO2 की, और इधर के भाग में O2 अधिक है। यहाँ पर देखिए, ये जो हमारे अंग थे, जैसे कि यहाँ पर हमारा होगी किडनी, यहाँ होगा लिवर और आंख नाक सब जगह से खून में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण ये पहुंचा पहले कक्ष में, फिर दूसरे कक्ष में और यहीं से कहाँ गया? फेफड़ों में। और फेफड़ों में ये CO2 निकल गई और O2 आ गई। तो फेफड़ों में शुद्ध रक्त होते हुए फिर से ये पहुंचा हृदय में। हृदय में दाएं बाएं आलिंद और बाएं निलय में और ये पीछे ये जो नली गई है वाहिनी, इससे पंप होते हुए वापस पूरे अंगों तक पहुंच गया। तो ये क्या बना? ये बना एक परिपथ, यानी हमारा परिवहन, या फिर इसे हम परिसंचरण तंत्र के नाम से भी जानते हैं। अब हम जानते हैं जो हमारे परिवहन तंत्र है, जो हमारा परिसंचरण तंत्र है, उसका दूसरा मुख्य भाग क्या है? उसका दूसरा मुख्य भाग है वाहिनी, यानी पतली पतली नलियां जिसमें हमारा खून बह रहा है। एक रोड की तरह होती हैं जिस पर हमारा खून चल रहा होता है। वाहिनी को इंग्लिश में हम वेसल्स कहते हैं। तो ये 3 प्रकार की होती हैं, धमनी, शिरा और केशिका। सबसे पहले हम जानते हैं पहली रक्तवाहिनी के बारे में, धमनी। धमनी मतलब धमन करने वाली, धम धम करके चलने वाली। इंग्लिश में इसको हम आर्टरी कहते हैं। क्या? आर्टरी। ये इसकी दीवारें मोटी होती हैं, ये लाल होती है और लचीली होती है। इसमें O2 युक्त रक्त होता है, यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है और ये हृदय से, हमारे हृदय से अंगों तक ये रक्त ले जा रही है। क्या मतलब हुआ? ये है हमारा हृदय, ये पैरों में रक्त ले जा रही है, हाथों में रक्त ले जा रही है, ऊपर गर्दन और सिर तक रक्त ले जा रही है। तो ये क्या है? धमनी। ये गहराई में होती हैं, हमारे शरीर के गहराई में। जैसे ये हाथ है तो इसके अंदर होंगी, ये ऊपर ऊपर नहीं होती। इसका फायदा ये है कि कभी अगर आपको चोट लग जाए तो यहाँ से ये कटेगी नहीं और इससे रक्त बाहर नहीं निकलेगा। क्योंकि ये हृदय से आ रही होती है तो इसके खून में बहाव ज्यादा है, गति ज्यादा है। लेकिन इसका एक अपवाद है। अपवाद क्या?
मुख्यतः धमनी में O2 युक्त रक्त होता है, लेकिन जो फुफ्फुस धमनी है यानी जो धमनी फेफड़ों में है उसमें CO2 युक्त रक्त होता है। और दूसरी जो रक्त वाहिनी है वो है शिरा यानी वेन्स। ये हल्के हरे नीले रंग की होती हैं। ये नीला रंग दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये हल्के हरे और नीले रंग की होती हैं और ऊपर की तरफ होती हैं। मतलब ये जो आप अगर अपना हाथ देखेंगे तो यहाँ आपको हल्की सी हरी हरी जो नली सी दिख रही है, ये आपकी शिरा है। और इसमें कौन सा रक्त है? इसमें CO2 युक्त रक्त है। और ये अंगों से रक्त हृदय में ला रही, जैसे ये पैर से ऊपर की ओर आ रही हैं, हाथों से ऊपर की ओर आ रही हैं और सर से नीचे की ओर हृदय में आ रही हैं। तो ऐसा सोचिए, अगर कोई कोशिका है जहां से रक्त लेकर उसको ऊपर की तरफ आना है इस वाहिनी को, तो ऐसा हो सकता है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण ये खून वापस नीचे पहुंच जाए। इसलिए इन वाहिनियों में ये कपाट होते हैं यानी दरवाजे जो सिर्फ ऊपर को खुल रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि खून अगर ऊपर चढ़ गया तो वापस गुरुत्वाकर्षण की वजह से लौटता नहीं है और इसमें खून कम गति से बहता है। इसका भी एक अपवाद है। फुफ्फुस शिरा, मुख्यतः शिराओं में CO2 युक्त रक्त होता है, लेकिन फुफ्फुस यानी कि फेफड़ों की जो शिरा है यानी पल्मोनरी वेन, उसमें O2 युक्त रक्त होगा। अब हम चलते हैं रक्त वाहिनियों के तीसरे भाग में, जिनको हम कहते हैं केशिका। केशिका यानी केश। केश मतलब बाल जितनी पतली पतली छोटी छोटी नलियां। इंग्लिश में इसको हम कैपिलरी कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर फेफड़ों का चित्र है। तो क्या होता है, एक तरफ से जैसे आप ये मानिए कि ये हमारी है धमनी और ये है हमारी शिरा और ये कोई अंग है जैसे कि पेट या फिर फेफड़ा। तो यहाँ पर इस तरह से धमनी विभाजित हो जाती है और ऐसे शिरा विभाजित हो जाती है, यानी इनकी शाखाएं निकल आती हैं और आपस में इस तरह से मिल जाती हैं। ये बीच में जो आप ये देख रहे हैं, ये क्या हो गई? ये हो गई हमारी केशिका। ये देखिए इस प्रकार। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अंगों में यहाँ पर जो खून में ऑक्सीजन है वो अंग में पहुंच रही है। जैसे कि मान लीजिए ये लिवर है तो लिवर में पहुंच जाती है और लिवर में होती है जो CO2, वो इसमें वापस यहाँ से पहुंच जाती है। तो इस तरह से अंगों में केशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन अंग तक पहुंच जाएगी और CO2 वापस इन वाहिनियों में पहुंच जाती है। तो बच्चों, आज का पाठ यहाँ समाप्त होता है। चलिए कुछ अभ्यास कर लेते हैं। वे रक्त वाहिनियां जो हृदय से CO2 युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं, क्या कहलाती हैं? यानी कहां से? हृदय से नीचे की ओर लेके आ रही थी। तो क्या थी? ये धमनी। दूसरा क्या है? वे रक्त वाहिनियां जो शरीर के सभी भागों में CO2 रक्त को हृदय में लाती हैं, यानी कि नीचे से ऊपर ला रही थी। तो ये क्या है? शिरा। हृदय की लयबद्ध शिथिलन और संकुचन को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं इसे स्पंदन। और अब आपके लिए एक गृह कार्य। आप अपने हाथ ऐसे लीजिए और यहाँ पकड़िए, बाहर की तरफ ऐसे थोड़ा दबाइए, आपको सुनाई पड़ेगा धक 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 धक। तो ये क्या है? ये है नाड़ी स्पंदन। एक बड़े व्यक्ति की नाड़ी 72 बार धड़कती है, छोटे बच्चों में ये थोड़ी ज्यादा होती है। तो गृह कार्य क्या है? आराम से बैठो, घड़ी में देखो, 1 मिनट तक जानो कि आपकी ये नाड़ी कितने बार धड़क रही है और इस तरह से अपने मम्मी पापा की भी नाड़ी को जांच लो। इस स्पंदन को क्या कहेंगे? नाड़ी स्पंदन। और हृदय का एक चित्र बनाइए जो पेज नंबर 77 पर है। अब आपको लगेगा कि हृदय का चित्र इतना भारी कैसे बनेगा? देखिए कितनी आसानी से बनता है। सबसे पहले एक U बनाओ, फिर इसके नीचे अंदर 2 छोटे छोटे V बना लो। अब यहाँ पर एक
गोला बना लो और इसी तरह का गोला यहाँ पर। अब क्या करना, यहाँ पर एक पेड़ निकालना है वाई के आकार का, ये और दूसरा पेड़ इसके पीछे से चलेगा, ऐसे ऐसे निकलता हुआ, ये पीछे से गोल घूमता हुआ यूं। फिर क्या करेंगे, यहां से इस प्रकार से एक कक्ष बना देंगे जिसमें ये दरवाजे हैं, और इसी तरह से एक और कक्ष यहां बनाएंगे जिसमें ये दरवाजे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऊपर से एक वाहिनी लाएंगे और इस तरह से यहाँ पर जोड़ देंगे, और ऐसे ही नीचे से एक वाहिनी आ रही है जो कहाँ खुल रही हैं, ये दोनों वाहिनियां यहाँ खुलती हैं इस पहले कक्ष में। यहाँ पर भी इसको 2 लेयर कर लीजिए इस तरह से, और ये ऊपर को रक्त देगी। ये वाली क्या है हमारी, महाधमनी। ये क्या है, ये दोनों महाशिरा। ये हमारा पहला कक्ष है, क्या है, आलिंद। कौन सा आलिंद, दायां आलिंद। ये है दूसरा कमरा, ये है दायां निलय। ये है तीसरा कमरा, बायां आलिंद। और ये बायां निलय। इस प्रकार आप अपना हृदय बना सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब तक हमने परिवहन तंत्र के सभी घटकों के बारे में पढ़ लिया है। इसके मुख्यतः 3 घटक थे। पहला था हृदय, जिसका काम था पंप करना। यह खून को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर पंप कर रहा था। दूसरा हमारा घटक था वाहिनी। वाहिनी 3 प्रकार की थी, हमारी आर्टरी यानी धमनी, वेन्स यानी शिरा, और कैपिलरी यानी केशिका। धमनी में जो रुधिर था वो हृदय से अंगों तक पहुंच रहा था, और शिरा में अंगों से वापस हृदय तक आ रहा था। केशिकाएं दोनों के बीच में संबंध बना रही थी, जिससे कि अंगों में ऑक्सीजन पहुंचती थी और कार्बन डाइऑक्साइड वापस शिरा में पहुंच जाती थी। और तीसरा जो हमारा घटक है वो है रुधिर, यानी हमारा रक्त या खून, जिसके फिर से 4 घटक थे। प्लाज्मा यानी वो तरल पदार्थ जिसमें सब कुछ तैर रहा है। आरबीसी यानी वो कणिका जो ऑक्सीजन को ले जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आती है। और डब्ल्यूबीसी वो कणिका जो लड़ाई करती है, हमारे शरीर की रक्षा करती है और एक सेना की तरह काम करती है। और प्लेटलेट्स वह कणिका जो जब हमें चोट लगती है तो उस जगह जाके एक सीलिंग का काम करती है, उस नली को बंद करने का काम करती है, थक्का जमाने का काम करती है, ताकि हमारे शरीर से खून का बहाव रुक सके। प्यारे बच्चों, हमने अब तक परिवहन तंत्र के सभी घटकों के बारे में जान लिया। आज हमने रुधिर के घटकों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा। हमने जाना कि हमारा रुधिर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से बना है, और ये प्लाज्मा जैसे तरल में तैर रहा है। आशा करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं मधु वाजपेयी, प्रधान अध्यापक प्राथमिक